सब्सक्राइब कीजिए मेरिट चेकर चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे नए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनुज और मेरिट चेकर के इस नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपके पास पढ़ाई लिखाई से संबंधित कोई भी सवाल या कोई समस्या हो तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। चलिए अब शुरू करते हैं आज का लेसन। पहला प्रश्न है, एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन से हैं? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर परमाणु है क्या। तो किसी तत्व का वह छोटा से छोटा कण जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, उसको हम क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। तो चलिए मैं आपको अब फिगर के माध्यम से समझाता हूँ कि जैसे मैंने एक यहाँ पे एटम लिया और उसके अंदर क्या होता है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होता है। और नाभिक के अंदर जो होते हैं मौजूद क्या होता है? तो नाभिक के अंदर जो होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो नाभिक के अंदर मौजूद रहता है, यानी न्यूक्लियस के अंदर। और इलेक्ट्रॉन क्या करता है? इलेक्ट्रॉन जो होते हैं नाभिक के बाहर, आप देख रहे हैं कि ये चक्कर लगाता है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे फिगर के माध्यम से समझिए, आपको रटना नहीं है। थोड़ा और चर्चा कर लें तो प्रोटॉन का जो खोज किसने किया? तो गोल्डस्टीन ने किया। और इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें तो किसने किया? जे टॉमसन ने। और न्यूट्रॉन की अगर बात करें हम तो चैडविक ने। कब किया? 1932 में बेरिलियम धातु पर अल्फा कणों से आघात कराकर इसने प्राप्त की। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें तो द्रव्यमान संख्या किसका योग है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का क्या है? संयोग है, यानी जोड़ है। ठीक है, जिससे यहाँ पे मैंने एक एलिमेंट लिया, यानी एक तत्व लिया, और यहाँ ए जो होते हैं किसको दर्शाता है? मास नंबर को दर्शाता है ए से। और जेड को किससे? ये जो होते हैं परमाणु संख्या को हम जेड से दर्शाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें तो परमाणु जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है उसको हम क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं। जिसे मैंने यहाँ पे आपको हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक को दिखाया, जैसे प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ये जो होते हैं हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं। और ट्राइटियम जो होते हैं ये क्या होता है? रेडियो सक्रियता को प्रदर्शित करता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें तो हाइड्रोजन की रेडियो सक्रिय समस्थानिक को कहते हैं, तो उसको मैंने अभी तुरंत बताया कि उसको क्या कहते हैं? ट्राइटियम जो होते हैं ये ट्राइटियम ये जो होते हैं रेडियो सक्रियता को प्रदर्शित करता है। और अगर हम यहाँ पे न्यूट्रॉन की संख्या को अगर फाइंड करें तो क्या होता है? न्यूट्रॉन की संख्या पाने के लिए हमको क्या करना होगा? उसको एटॉमिक मास यानी द्रव्यमान संख्या में हमको परमाणु संख्या घटाना पड़ेगा। जैसे चलिए मैं आपको समझाता हूँ। जैसे हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितना है? 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1 है। और न्यूट्रॉन, अगर हम प्रोटियम का न्यूट्रॉन की अगर बात करें तो मास नंबर कितना है? यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 1 है। और यहाँ पे परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर 1 है। 1 में 1 गया तो 0, यानी न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगा? यहाँ पे 0। और अगर यहाँ पे हम बात करें तो 2 में 1 गया तो 1, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे न्यूट्रॉन की संख्या 1 है। और यहाँ पे 3 में से 1 गया तो कितना बचा? 2, यानी आप देख पा रहे हैं कि यहाँ भी जो है न्यूट्रॉन की संख्या 2 है। तो न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए आपको कुछ करना नहीं है, मास नंबर यानी द्रव्यमान संख्या माइनस क्या कर देना होगा? एटॉमिक नंबर। द्रव्यमान संख्या क्या होता है? ऊपर वाला, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये द्रव्यमान संख्या हो गया 3, और नीचे वाला जो होते हैं ये परमाणु संख्या को दर्शाता है। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें तो समभारिक में होता है क्या होता है? तो समान भार किंतु विभिन्न परमाणु संख्या। परमाणु संख्या आप देख रहे हैं कि समभारिक मतलब आइसो बार जिसको बोलते हैं। मास नंबर जो होते हैं सब में सेम होता है। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो होते हैं मास नंबर कितना है? 40 है, यहाँ भी 40 है, यहाँ भी 40 है। लेकिन एटॉमिक संख्या की अगर बात करें, परमाणु संख्या यहाँ पे देख रहे हैं क्या? 18 है, यहाँ पे देख रहे हैं 19 है, यहाँ पे देख रहे हैं 20 है। तो ये जो होता है समभारिक में क्या होता है? परमाणु संख्या जो होते हैं अलग अलग होता है लेकिन मास नंबर यानी द्रव्यमान संख्या जो होते हैं वो समान होता है। जैसे आर्गन का परमाणु संख्या कितना है? 18 है।
और यहाँ पे द्रव्यमान संख्या की बात करें तो कितना है, 40 है। उसी तरह यहाँ पे पोटासियम की अगर हम बात करें तो पोटासियम का परमाणु संख्या कितना है, 19 है और द्रव्यमान संख्या 40 है। कैल्शियम की अगर बात करें तो कैल्शियम में जो होते हैं परमाणु संख्या कितना है, 20 है और अगर द्रव्यमान संख्या कितना है, 40 है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि समभारिक में होता है समान भार, यानी द्रव्यमान संख्या समान परंतु परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होता है। और आप न्यूटन की संख्या यहाँ से निकाल सकते हैं, किससे, तो 40 में से 18 गया, न्यूटन की संख्या कितना बचा, 22, आप देख पा रहे हैं। और यहाँ पे जो है 40 में से 19 गया तो न्यूटन की संख्या कितना हो गया, यहाँ पे 21, आप देख पा रहे हैं। और यहाँ पे 40 में से 20 गया तो न्यूटन की संख्या कितना बचा, 20। यानी न्यूटन की संख्या क्या होता है, द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या। ठीक है, उससे हम न्यूटन की संख्या प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें तो परमाणु बम किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो ये जो होता है नाभिकीय विखंडन पे। ठीक है, और नाभिकीय विखंडन है क्या, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नाभिकीय विखंडन को न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। ठीक, और ये नाभिकीय विखंडन क्या होता है, एक बड़ा नाभिक जो होते हैं टूट जाता है दो या दो से अधिक नाभिक में, तो उसको हम क्या कहते हैं, नाभिकीय विखंडन। और नाभिकीय संलयन की अगर बात करें तो दो या दो से जब छोटा नाभिक आपस में जुड़ जाता है और एक बड़ा नाभिक का निर्माण करता है तो उसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन, यानी नाभिकीय संलयन। ठीक है, तो परमाणु बम जो होते हैं वो किस पे कार्य करता है, न्यूक्लियर फ्यूजन पे कार्य करता है, यानी नाभिकीय विखंडन पे कार्य करता है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें तो हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो हाइड्रोजन बम जो होता है नाभिकीय संलयन पे कार्य करता है, यानी न्यूक्लियर फ्यूजन पे कार्य करता है। और मैंने अभी तुरंत बताया कि संलयन क्या होता है, जब दो या दो से अधिक नाभिक मिलकर जो होते हैं एक बड़े नाभिक का क्या करता है, निर्माण करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नाभिकीय संलयन। ठीक है, और नाभिकीय विखंडन में क्या होता है, एक बड़ा सा नाभिक है और उसमें दो या दो से अधिक नाभिक में टूट, जो छोटे छोटे नाभिक में टूट गया तो उसको न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं, यानी नाभिकीय विखंडन, और ये नाभिकीय संलयन। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें तो कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करता है, तो भारी जल। ठीक है, और भारी जल का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, D2O। ठीक, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हैवी वाटर का यहाँ पे यूज हुआ है, और इससे क्या होता है, हैवी वाटर का यूज हम क्यों करते हैं, यहाँ पे मैंने नीचे बताया कि न्यूक्लियर रिएक्टर को जो है ठंडा करने के लिए क्या करता है, भारी जल का उपयोग करता है, और उससे क्या होता है, उष्मा को क्या करता है, ग्रहण कर लेता है। ठीक, ठंडा करता है, उष्मा को ग्रहण करके वो किसमें, भाप में बदल देता है, और भाप जो है क्या करता है, टरबाइन को घुमाता है, और उससे हम क्या करते हैं, बिजली या बल्ब जला पाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक और बात है क्या, तो यहाँ पे मंदक का रूप में कार्य कर किसको किया, तो भारी जल यानी D2O को जो है मंदक के रूप में कार्य किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें, एक नाभिक रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य है, तो कार्य जो होता है वो जो होते हैं, और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि दो कार्य होता है। यहाँ पे मैंने अभी तुरंत बताया कि न्यूक्लियर रिएक्टर जो होते हैं, भारी जल जो होते हैं का उपयोग रिएक्टर को ठंडा करने में किया जाता है। ठीक, और उष्मा को क्या करता है, वो ग्रहण करता है, और क्या करता है, भाप को से जो है टरबाइन को घुमाता है और विद्युत उत्पादन किया है, जिससे हम जब बल्ब जला पाते हैं। और दूसरा की अगर बात करें, यहाँ पे क्या होता है, न्यूट्रॉनों की गति को मंद करने में किया जाता है। न्यूट्रॉन की गति को जो है, न्यूट्रॉन की गति को कम करने के लिए हम भारी जल का उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें तो यदि एक पदार्थ का pH मान 7 से कम हो तो इसे माना जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ बात करते हैं कि pH का फुल फॉर्म होता क्या है। तो pH का फुल फॉर्म क्या होता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, या हम बोल सकते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक, और यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 7 जो है, जब pH मान 7 होगा
तो वो न्यूट्रल होगा, यानी इसको हम क्या बोलते हैं, उदासीन। ठीक, उदासीन का जो है पीएच मान क्या होता है, 7 होता है। ठीक, उदासीन का जो पीएच मान होता है कितना होता है, 7 होता है, इसको हम उदासीन बोलते हैं। और 7 से जो कम होता है इसको हम क्या बोलते हैं, अम्ल बोलते हैं, अम्ल, जिसको हम एसिड बोलते हैं। और 7 से ऊपर वाला को हम क्षारक बोलेंगे। ठीक है, जिसको एल्काइन बोलेंगे। ठीक, तो यदि पीएच मान 7 से कम होगा तो वो क्या होगा, एसिड होगा। और पीएच मान अगर 7 होगा तो वो क्या होगा, उदासीन होगा। ठीक, और पीएच मान 7 से अगर ज़्यादा होगा तो वो क्या होगा, क्षारीय होगा। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें तो दूध क्या है, दूध किसका एग्जाम्पल है, तो दूध जो है एक पायस का एग्जाम्पल है। तो पायस है क्या, तो पायस जो है वो द्रव, मतलब दो द्रव जब मिलता है, यानी दो द्रवों का गुण है, एक तरह से हम बोल सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने बताया है कि दूध में वसा, ठीक है, और जल दोनों द्रव अवस्था में होता है। दूध में वसा और जल दोनों क्या होता है, दूध में क्या हम पाते हैं, वसा भी पाते हैं और जल भी पाते हैं, और दोनों क्या होता है, द्रव अवस्था में होता है। ठीक, चूंकि ये द्रव अवस्था में होता है और ये मिलकर क्या करते हैं, वसा और द्रव आपस में मिलकर एक कोलाइडल विलयन का निर्माण करता है। ठीक है, और इसमें जो होते हैं प्रक्षेपित प्रावस्था, यानी वसा जो होता है और जल दोनों द्रव अवस्था में होता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, इमल्सन या पायस कहते हैं। ठीक है, इसलिए दूध जो है क्या होता है, पायस का एग्जाम्पल है। और पायस क्या होता है, दो द्रवों का एक तरह से मिश्रण है, बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें, जिस रासायनिक अभिक्रिया से ऊष्मा निकलती है उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ऊष्मा क्या होता है, निकल रहा है। और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में क्या होता है, ऊष्मा को शोषण कर रहा है, मतलब इसको देना पड़ता है हीट। ठीक है, तो ऊष्मा क्षेपी में हीट निकलेगा और ऊष्मा शोषी में हीट देना पड़ेगा। तो चलिए अब यहाँ पे थोड़ा सा एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जिस रासायनिक अभिक्रिया में, ठीक है, में उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा निकलती है उसको हम क्या बोलते हैं, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं। जैसे CH4 यानी मीथेन गैस को जब O2 के साथ मिला देते हैं तो उसका रिएक्शन करने के बाद जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है और H2O, उसके बाद वो ऊष्मा को क्या करता है, ऊष्मा उसमें निकलता है। जब CH4 और O2 को मिलाते हैं तो रिएक्शन होने के बाद जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और जल के साथ साथ ऊष्मा भी निकलता है। और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा यानी ऊर्जा का अवशोषण होता है उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया, PbNO3 का होल 2, इसको सॉलिड है, इसको क्या किया, गर्म करने के लिए जब ऊष्मा की जरूरत होता है तब ये जाके टूटेगा PbO में, सॉलिड में, और NO2 में और O2 में। तो इसको क्या हुआ, ऊष्मा देना पड़ा, लेकिन इसमें जो है ऊष्मा अपने आप निकला, देना नहीं पड़ा इसमें। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें तो जल गैस किसका संयोजन है, तो CO+H2 यानी कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 यानी हाइड्रोजन का। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का क्या है, संयोग है, उसी को हम वाटर गैस या जल गैस बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें तो LPG जो होता है एक हाइड्रोकार्बन है, जिसमें होता है LPG जो हम उपयोग करते हैं उसमें क्या होता है, प्रोपेन और ब्यूटेन होता है। ठीक, तो हाइड्रोकार्बन समझते हैं कि है क्या, तो वे यौगिक जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन रखते हैं, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होता है उसको हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे मीथेन हो गया, इथेन, इथीन, एथाइन, ये सब जो होते हैं हाइड्रोकार्बन है, यानी कार्बन और हाइड्रोजन सिर्फ इसमें है, दूसरा कोई एलिमेंट नहीं है। ठीक, अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि संतृप्त हाइड्रोजन है क्या। ठीक, तो वे हाइड्रोजन
या वे हाइड्रोकार्बन जो केवल एकल बंध से जुड़ा हुआ हो, मतलब जिसमें सिर्फ एकल बॉन्ड हो। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कार्बन है, मीथेन का मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया, उसमें देख पा रहे हैं कि आप यहाँ पे 4 बॉन्ड है, मतलब 4 क्या है, बंद है, और वो सिंगल से जुड़ा हुआ, तो ये संतृप्त हो गया। और असंतृप्त की बात करें जिसमें 2 या 3 बॉन्ड हो, यानी 2 या 3 बंद हो, तो उसको असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, आपको प्रोपेन और ब्यूटेन का स्ट्रक्चर भी दिखाया है। प्रोपेन में जो होते हैं 3 कार्बन होता है, और ब्यूटेन में जो होते हैं वो 4 कार्बन होता है। ठीक है, जैसे आप देख पा रहे हैं कि मीथेन में 1 कार्बन 4 हाइड्रोजन, ठीक है, इथेन में 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन होता है। तो मैंने आपको स्ट्रक्चर भी दिखाया है। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें, बायोगैस को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है, यानी गोबर गैस। बायोगैस को हम गोबर गैस भी कहते हैं। और यहाँ पे बायोगैस का जो मुख्य घटक है वो मीथेन है। मीथेन जो है, मीथेन गैस जो है बायोगैस का एक मुख्य घटक है, और मैंने यहाँ पे उसका स्ट्रक्चर भी दिखाया है, यानी 1 कार्बन और 4 हाइड्रोजन, यानी क्या, CH4, ये मीथेन का फॉर्मूला है। और यहाँ पे थोड़ा जानते हैं कि फिगर के माध्यम से मैंने आपको यहाँ पे बायोगैस दिखाने का प्रयास किया। होता क्या है, जैसे जब गाय का जो यूरिन सब एक गड्ढे में हम लोग बना देते हैं, मतलब कि पूरा गड्ढा टाइप का बना हुआ रहता है, और उससे जो होता है क्या होता है, उससे एक मतलब मशीन टाइप का उसमें लगा होता है। उसके बाद वो गैस जो होते हैं, जो यूज हम लोग करते हैं, वो स्टोव जलाने के लिए या बल्ब जलाने के लिए यूज करते हैं। और फिर ये क्या करते हैं, जैसे फर्टिलाइज़र जो हुआ, जैसे हम लोग जो पौधा सब, जैसे जो हम लोग अनाज जो उपजाते हैं, वो फिर क्या करता है, गाय खाती है, फिर इसके साथ यूरिन होता है, फिर ये जो होते हैं उस गड्ढे में जाता है, जो मैंने गड्ढा बनाया है उस गड्ढे में जाता है, और फिर उसके माध्यम से फिर ये गैस उत्पन्न होता है, और ये प्रक्रिया चलती रहती है। यानी बायोगैस जो होता है एक प्रकार का गोबर गैस है। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, तो सोडियम बाई कार्बोनेट, और इसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, NaHCO3। और बेकिंग सोडा का उपयोग हम कहाँ करते हैं, तो बेकिंग सोडा का उपयोग जैसे हम केक जो हम लोग खाते हैं उसको नरम करने के लिए किया जाता है बेकिंग सोडा का उपयोग, यानी खाने के इसको हम खाने का सोडा भी कहते हैं। ठीक है, और ये जो होते हैं पदार्थों को मुलायम करने के लिए, से खाने पीने का जो वस्तुएं होते हैं उसको मुलायम करने से, केक हो गया या बहुत से ढेर सारी ऐसी वस्तुएं जिसको मुलायम करने के लिए जो है बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें तो वॉशिंग सोडा के रूप में जाना जाता है, तो वॉशिंग सोडा को हम धोवन सोडा भी बोलते हैं, और इसका उपयोग जो है कपड़ा धोने के लिए किया जाता है। और इसका नाम क्या है, कैल्शियम, इसका जो नाम है वो है क्या, सोडियम कार्बोनेट। ठीक, तो वॉशिंग सोडा का जो नाम है वो सोडियम कार्बोनेट है, और इसका उपयोग हम कपड़ा धोने के लिए यूज करते हैं, इसलिए इसको धोवन सोडा भी कहा जाता है। और मैंने आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर भी दिखाया है। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें तो कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका सूत्र होता है NaOH, जिसमें क्या होता है Na+ होता है और OH क्या होता है, माइनस होता है। मैंने आपको फॉर्मूला के साथ दिखाने का प्रयास किया है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें तो बारूद बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, तो बारूद बनाने में जो उपयोग किया जाता है पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, जैसे जो पटाखों में हम फोड़ते हैं, दीपावली में जो हम पटाखा फोड़ते हैं या फिर जो बारूद बनाया जाता है, वो सब जो में पोटेशियम नाइट्रेट होता है, उसी का इस्तेमाल उसमें किया जाता है। और पोटेशियम नाइट्रेट का जो सूत्र होता है क्या होता है, KNO3। ठीक, जिसका पोटेशियम, और यहाँ मैंने आपको स्ट्रक्चर भी दिखाया है। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र है, इसका सूत्र क्या होता है, MgOH का होल 2। ठीक है, और इसका नाम क्या है, मैग्नीशियम डाइहाइड्रोक्साइड। ठीक है, और इसको कहते क्यों है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, क्योंकि जब हम मैग्नीशियम डाइहाइड्रोक्साइड को जल में मिलाते हैं तो ये क्या होने लगता है, जल में घुलकर ये दूध जैसा दिखने लगता है।
इसलिए इसको हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं, यानी MgOH का होल 2 और इसका नाम क्या है, मैग्नीशियम डाइहाइड्रोक्साइड। और इसका उपयोग हम क्या करते हैं, पेट की अम्लता को दूर करने के लिए मैग्नीशियम यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें तो बॉक्साइड जो होते हैं अयस्क है किसका, एल्युमिनियम का अयस्क है। मैंने यहाँ पे एल्युमिनियम के 3 अयस्क को दिखाया है। जैसे बॉक्साइड का जो है एल्युमिनियम का अयस्क है, उसी तरह क्रायोलाइट है और कोरंडम है। और बॉक्साइड का जो फार्मूला होता है क्या होता है, Al2O3 2H2O। क्रायोलाइट का जो होता है Na3Al F6 और कोरंडम का जो सूत्र होता है Al2O3। तो एल्युमिनियम के जो होते हैं बॉक्साइड, क्रायोलाइट और कोरंडम, ये भी अयस्क हैं। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम की अगर बात करें तो क्या है, कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट। ठीक है, और इसका जो फॉर्मूला की अगर बात करें तो क्या था, C2CaSO4H2O। ये हुआ प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला। और रासायनिक नाम क्या हुआ, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग जो होते हैं टूटी हुई हड्डियों को बैंडेज के रूप में हम लोग जो करते हैं या लगाते हैं, डॉक्टर के द्वारा जो लगाया जाता है, वो जो होता है आप देख पा रहे हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। ठीक है, जो टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने का काम करता है। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें, कौन सा रसायन फल पकाने के लिए उपयोग में लाया जाता है, तो वो क्या है, कैल्शियम कार्बाइड। ठीक है, और यहाँ पे मैंने आपको कैल्शियम कार्बाइड का जो फॉर्मूला है वो दिखाने का प्रयास किया, यानी CaC2 कैल्शियम कार्बाइड का फॉर्मूला होता है। और ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं। ठीक है, और जब कैल्शियम कार्बाइड को हम जल के साथ मिलाते हैं तो वो क्या होता है, एसिटिलीन गैस निकलती है, यानी एसिटिलीन गैस उत्पन्न होता है। और एसिटिलीन गैस का जो स्ट्रक्चर होता है यानी जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, C2H2। ठीक है, और उसका स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है। और यहाँ पे एक होता है क्या, एथिलीन गैस, जो एक पादप हार्मोन है, वो उसका भी उपयोग हम क्या करते हैं, फल को पकाने के लिए उपयोग करते हैं। ठीक है, एथिलीन गैस जो एक पादप हार्मोन है। और यहाँ पे क्या होता है, कैल्शियम कार्बाइड भी है, जो फलों के पकाने से, आप यहाँ पे आम देख रहे हैं, इसको जो है पकाने का उपयोग कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग करते हैं। और एथिलीन गैस जो पादप हार्मोन है उसका भी उपयोग हम फलों को पकाने में करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें तो जब लोहे में जंग लग जाता है तो उसका वजन क्या होता है, तो वजन जो है क्या होता है, बढ़ जाता है। ये कैसे बढ़ता है, तो चलिए हम आपको अच्छी तरह से यहाँ पे समझाते हैं। तो सबसे पहले जानें कि लोहे में जंग कैसे लगता है। जब हम लोहा जैसे बाहर में रख दिए, ठीक, अब वो क्या हुआ, वो लोहा वायु के संपर्क में आया, फिर थोड़ा वाटर के संपर्क में आया, मतलब मॉइस्चर जिसको बोलते हैं उसके संपर्क में आ गया, और वो बना लेता है Fe3O2 और XH2, यानी ये जंक बन जाता है। ठीक है, तो जब हम लोग लोहा बाहर में रख देते हैं तो वर्षा के दिनों में क्या होता है, और वायु के संपर्क में आ जाता है, फिर वो पानी के संपर्क में आता है और वो जंग लग जाता है। और यहाँ पे मैंने आपको दिखाने का प्रयास किया है कि एक नया लोहा कैसे जंग लग के उसका रंग चेंज हो गया। उसका रंग चेंज ही नहीं, उसका भार भी बढ़ जाता है। ठीक, तो जंग लगने से लोहे का भार क्या होता है, बढ़ जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें तो इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट बना होता है। इलेक्ट्रिक बल्ब में जो फिलामेंट है वो किसका बना होता है, तो वो बना होता है टंगस्टन का। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये टंगस्टन का फिलामेंट बना हुआ है। और टंगस्टन का जो होते हैं प्रतीक क्या होता है, टंगस्टन को हम W से दिखाते हैं, और इसका जो होते हैं एटॉमिक नंबर 74 होता है। और मास नंबर की अगर बात करें तो 183.85 होता है। ठीक, और यहाँ पे जो होते हैं बल्ब में जो गैस भरा होता है वो आर्गन या नाइट्रोजन गैस भरी होती है बल्ब में। ठीक है, जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन होगा और आर्गन गैस भरा होगा इसमें। पिछले वीडियो का जो अभ्यास प्रश्न था, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है, तो अनुप्रस्थ तरंग।
और इसका सही उत्तर पिंटू कुमार राज और पंकज कुमार ने दिया। आज का अभ्यास प्रश्न है, कोयले की किस रूप में अधिकतम प्रतिशत कार्बन पाया जाता है? एंथ्रासाइड, बिटुमिनस, पीट, लिग्नाइट। आप मुझे कमेंट करें। अगर आपका उत्तर सही होगा तो आपका नाम अगले वीडियो में घोषणा की जाएगी।